जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो था पार्ट नंबर 1 1857 का। उसमें हम लोगों ने देखा था कारण, और यहां से अब हम लोग पार्ट नंबर 2 में देखेंगे कि कैसे कैसे विद्रोह हुआ, यानी शुरुआत कैसे हुआ और क्या क्या परिणाम हुए। लेकिन अगर ये वीडियो देखने से पहले आप पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे पीडीएफ बुक बनाए हुए हैं, जैसे भारत का भूगोल, बहुत अच्छे अच्छे डाटा उसमें डाले हुए हैं, जो बहुत सारी किताबें आपको नहीं मिलेगा। उसका पीडीएफ बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मेरा जीके ट्रिक, यानी बहुत सारे ट्रिक मैंने साइंस पे, इतिहास पे, भूगोल पे और पॉलिटिकल साइंस पे मैंने ट्रिक बनाए हुए हैं। अब बहुत ही आसान ट्रिक होते हैं, आप एक बार मेरे वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और अपकमिंग आने वाला है करंट अफेयर, यानी बीपीएससी के एग्जाम से पहले आपको ये करंट अफेयर का पूरा बुक आ जाएगा, जिससे आप आसानी से करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लेकिन कुछ सहयोग राशि है, ये सहयोग के रूप में आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले बता दूं कि आप अगर टेस्ट भी देना चाहते हैं तो अनअकैडमी में फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो अभी 10 बजे इतिहास वाला टेस्ट चल रहा है, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट होते हैं, तो आप बिल्कुल शामिल होइए। तो अब मैं शुरू करता हूं 1857 का पार्ट नंबर 2। अब कह सकते हैं विद्रोह का प्रारंभ। ठीक, मंगल पांडे जी यहां पे पहले तो जो आप देख रहे कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, तो वहां पे 23 मार्च 1857 को दमदम में सैनिकों ने चर्बी का उपयोग करने, मतलब चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो पहला विद्रोह तो वहां हुआ। फिर उसके बाद मंगल पांडे जी 29 मार्च को, ठीक, बैरकपुर में, और कौन से बटालियन, 34वीं बटालियन के थे, और उन्होंने कहा कि हम ना छोड़ेंगे, हम विद्रोह करते हैं। मंगल पांडे जी को बोले तुम विद्रोह करोगे, तो बोला हाँ। तो भाई मंगल पांडे को गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग या कहीं कहीं बात भी देता है, और घुर्जल को, दोनों को गोली मार दी, उसमें से एगो चल बसे। अब यहाँ पे बोल दिया हल्ला बोल, हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। ये सीधे सीधे एकदम सामने ठोक दिए। इसको कहते हैं एक विद्रोह का सुलगाना। ये माचिस मार चुके थे। और उसके बाद हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ, मंगल पांडे, यानी देखिए तो 34वीं जो रेजिमेंट थी उसको भंग कर दिया गया। विद्रोह कर रहा है, इसको भंग करो, तोड़ दिया गया। और 8 अप्रैल को, देख रहे हैं यहाँ पे, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत, समझ रहे हैं, शुरुआत हुआ है। अब बात अगर हम करें यहां पर आगे कि वास्तविक शुरुआत कहां से माना जाएगा। ये तो एक मतलब माचिस मारना हुआ, पुलिता में आग लगाना हुआ, विस्फोट कहां से हुआ, इसको अगर समझना है तो यहां समझिए। जैसे कि मेरठ, 10 मई 1857 को मेरठ में लेडीज लोग बोली, सिपाही लोग, ई ले चूड़ी, समझ में नहीं आता है, तो मंगल पांडे फांसी पे चढ़ गए, तुम लोग यहाँ पे शोक मना रहे हो, लगाओ आग, बोला उठ जा। अब का सैनिक बोले ई बात, बोला हाँ उठो, तो उठ गया लोग। अब बोला कि लूटो, तो लूट लिया लोग, पूरा हथियार लूट लिया लोग। और वहां पे जो तैनात अधिकारी था, जिसका नाम था जनरल हैबियट, ठीक है, ई हैबियट साहब कुछ नहीं कर पाए, इतना भयानक तूफान उठल था, और सारा हथियार गोदाम से लूट के बंदूक सब टांग लिया लोग। याद देख रहे हैं, पूरा लोग टांग लिया लोग। और टांगने के बाद बोला अब कहने, बोला चलो दिल्ली। बस हल्ला बोल करते हुए दिल्ली पहुंच गए लोग। दिल्ली जाने के बाद यहां देखिए 11 मई को तो दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई में दिल्ली पे एकदम धा धूम करके दिल्ली पे कब्जा कर लिए। अब दिल्ली में थे मुगल शाह जफर। अब मुगल शाह जफर से बोला गया कि देखिए भाई, आप मुगल हैं, आप पूरा इंडिया पर राज किए हुए हैं, एक बार हल्ला बोल दीजिए, क्या पता आप जैसे उठिएगा वैसे इंडिया के हर कोने से राजा लोग उठ जाएंगे। आप पूरा मिलकर अगर विद्रोह करेंगे ना, तो सब अंग्रेजों भाग जाएगा। आप सोचिए 2,33,000 हम लोग हैं, और मात्र 45,000 सैनिक उनका है। एक बार बगावत हुआ ना, बर्बाद। सोचने वाली बात है।
इतनी भारी संख्या में हम लोग थे, इनको हरा नहीं पाए। बहुत सारे कारण थे, कारण को भी आगे बात करेंगे हम लोग। बहादुर शाह जफर बोले ठीक है अब पेंशन नहीं लेंगे, अब देंगे अंग्रेजों को टेंशन। और उसका बाद वो एकदम बोले हल्ला बोल। यहाँ पे देखिए विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय राजा बोल रहा था, सम्राट घोषित कर दिया और बोला कि भाई घोषणा किया कि अब लड़ाई होगा तो होगा आमने और सामने। तो यहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं शुरुआत हुआ, मेन वास्तविक शुरुआत। अब कुछ फैक्ट ऐसे जो है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857, प्रतीक कमल और रोटी ये भी आता है। नेक्स्ट वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग साहब ई हैं। नेक्स्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन। नेक्स्ट अगला है ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मेगल शाह। नेक्स्ट कंपनी के मुख्य सेनापति कौन थे, जॉर्ज एलिसन, जॉर्ज एलिसन। और ये डाटा आप याद रखिएगा। उसके बाद अब चलते हैं कि इंडिया के, भारत के किस किस कोने में कौन कौन से जगह पे विद्रोह हुआ और कौन नेतृत्व कर रहा था। तो पहला बात करते हैं हम लोग दिल्ली से, और दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर। शुरू करें। यहां पे देखिए ये भैया अंतिम मुगल शासक माने जाते हैं, क्या कि तो इनके बाद कौन, कोई नहीं। अंतिम मुगल शासक ये एग्जाम में आता है। ये उर्दू फारसी कवि, बहुत कवि थे, क्या कि पेंशन मिल रहा था तो अब कहाँ हथियार उठाएंगे, इसलिए कविता लिखते थे, तो बहुत अच्छे ज्ञाता थे। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि देखिए 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन इस बीच में निकलसन जो थे वो मारे गए। दो लोग थे, निकलसन और हडसन। अब निकलसन जब मारे गए तो हडसन को गुस्सा आ गया, बोला ये बात, बोला हाँ, बोला फिर से अटैक किया और फिर कब्जा कर लिया। और जब कब्जा करने के बाद क्या कि इनके दो बेटों को पकड़ लिया, जिसका नाम था देखिए मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा। इनको पकड़ के चांदनी चौक के पास, मतलब कोई दरवाजा है वहां पे खड़ा करके सामने गोली मार दिया। अब बहादुर शाह जफर बेचारे लड़े तो सैनिक के बोलने पर लड़ दिए, इनके दो बेटों की हत्या भी हो गई और उसके बाद चले गए, जाकर कहा जाता है कहीं छिप गए। ठीक, अंग्रेज को पता चल गया कि छिपल है, और इसमें कहा जाता है कि मुखबिरी करने वाली कोई और नहीं थी, जिन्नत महल थी। और यहाँ पे देखिए गिरफ्तारी में इलाही बख्श की मेन भूमिका थी। ठीक, तो ये छिप के रहे थे और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ भेज दिया गया, रंगून। वहीं पे रहे, फिर वहीं पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कब्रिस्तान अगर पूछे आपसे तो आप क्या बोलेगा, रंगून में है 1862, तो वहीं पे भेज दिया गया। तो इस तरह से जो मुगल के अंतिम शासक थे उनका अंत हो गया। अब बात करें दिल्ली से लड़ने वाले मुगल शाह नहीं थे, मेन नहीं थे। वास्तविक अगर देखा जाए तो उनके जो सेनापति थे बख्त खान, यही थे। ठीक, दिल्ली से। तो अगर हम बात करेंगे दिल्ली का वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप कहिएगा बख्त खान। और इन्होंने बरेली में सिपाहियों के लिए, मतलब सिपाहियों का भी, मतलब विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इनकी भी यही खास बात है। अब आते हैं कानपुर से। कानपुर से नाना साहब थे और इनका असली नाम पता क्या था, धोंधू पंत। नाम क्या था, धोंधू पंत। अब ये नाना साहब जो थे अब कह सकते हैं कि अंतिम मराठा पेशवा थे, जो किसके पुत्र थे, बाजीराव सेकंड के। यहाँ पे देखिए, लेकिन एक यहाँ पे इन्होंने एक घटना इनके समय घटा था। एक व्हीलर थे और व्हीलर ने कहा कि हम भैया हम आत्मसमर्पण करते हैं, आपके सामने हम हार गए। यानी अंग्रेज था वो हार गया, आप कुछ बताइए। तो नाना साहब ने कहा कि ठीक है आप चले जाइए, आप आत्मसमर्पण कर देते तो चले जाइए, चुपचाप निकल जाइए। लेकिन जैसे ही निकल रहे थे तो सती चौरा नामक स्थान पर, ठीक ना, सती चौरा नामक स्थान पर अंग्रेजों को पकड़कर मार के काट दिया गया। तो कहा जाता है ये बहुत बड़ा घटना हुआ था, विश्वासघात वाला घटना कहा जाता है। तो व्हीलर ने आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद भी नाना साहब ने क्या बोला, अटैक कर दिया, आक्रमण किया। तो ये घटना इनके शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो कैंपबेल थे और कैंपबेल ने कानपुर पे पुनः कब्जा कर लिया
और ये जो साहब थे, नाना साहब थे, वो कहने चले गए नेपाल। ऐसे भी लोग, बहुत लोग नेपाल भागता है कुछ करके, पहले से लोग जाते थे लोग। अब देखिए यहाँ पे देखिए नाना साहब तो हो गए। कानपुर में इनके साथ एक और थे जिनका नाम था तात्या तोपे, और असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। अब तात्या तोपे नाना साहब तो नेपाल भाग गए, यानी कानपुर में भी साथ दिए थे ये, और फिर उसके बाद चले गए थे ग्वालियर। और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई भी थी, यानी देखा जाए तो इन्होंने नाना साहब का भी साथ दिया था और झांसी की रानी का भी साथ दिया था। तो ये एक्चुअली गोरिल्ला युद्ध के बड़ा निपुण व्यक्ति थे, इनको ये आता था इनको। और इन्होंने कानपुर और नाना साहब का साथ बता ही दिया आपको, कानपुर में नाना साहब का और ग्वालियर में झांसी की रानी का साथ दिया था। और एक चीज हो गया, इनके एक मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह, और मान सिंह ने कहा कि तात्या तोपे जरा आओ यहाँ पे, तुमको कुछ बताना है, मतलब विश्वासघात कर दिए। और जैसे ही वो बुलाए और वो तात्या साहब पहुंच गए कि दोस्त ने बुलाया है, लेकिन अंग्रेज ने चारों तरफ से घेर लिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो इनके मित्र थे वो धोखा दे दिए और ये अंग्रेज के हाथ सौंप दिए गए, और साथ में इनको बाद में कुछ दिनों के बाद इनकी मतलब इनको फांसी दे दिया गया। इस तरह से इनका घटना घटा था। अगर आप बात करें अगला लखनऊ में कौन, हजरत महल बेगम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनको अवध की बेगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवध की बेगम। और चूंकि थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा, पूजा वूजा हो रहा है, तो भावनाओं को समझ लीजिएगा, ठीक, आवाज आने दीजिए, बीच में वीडियो रोकना भी ठीक नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, हजरत महल अवध की बेगम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 30 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की थी, यानी हजरत महल वहां पे कूद चुकी थी लड़ाई करने के लिए। लेकिन क्या कारण था, ये भी तो आप समझ सकते हैं, क्या कारण था। तो यहां देखिए, ये भी चाहती थी कि अपने गोद लिए हुए पुत्र जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उनको नवाब घोषित करना चाहती थी। लेकिन डलहौजी तो समझ रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं मानोगे, विद्रोहियों के साथ और अपने बेटा को नवाब घोषित कर तो दिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यही हुआ। एक चीज यहाँ एक एग्जाम में आता है, चीफ कमिश्नर लॉरेंस थे, वो इस युद्ध में मारे गए थे। एक निकलसन आपको दिल्ली में हो गया और एक लखनऊ में लॉरेंस, तो ये याद रखिएगा, बड़ा एग्जाम में आता है सब। और फिर बाद में कहा जाता है कि किसी किताब में कहा जाता है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और किसी किताब में कहा जाता है कि या नेपाल, ये भी नेपाल चली गई। तो 2 लोग नेपाल भाग गए। अब आगे देखते हैं झांसी की रानी। झांसी की रानी एक्चुअली गंगाधर राव की पत्नी थी, और उनके पुत्र का नाम था दामोदर राव, और वही मान्यता दिलाने के लिए युद्ध में कूदी थी। फिर उसके बाद झांसी से हार गई, और उसके बाद हीरोज ने इन्हें घेर लिया, और 23 मार्च 1858 को इनकी मतलब वही घेर लिया था हीरोज ने। फिर वहां से झांसी से निकलने के बाद कल्पी चली गई, कल्पी से जाने के बाद वहां फिर ग्वालियर चली गई, और ग्वालियर और स्मिथ की सेना से लड़ाई हुआ, मतलब स्मिथ की सेना को उन्होंने भगाया। तो यानी बहुत सारा जगह युद्ध हुआ, यानी झांसी, कल्पी और ग्वालियर। और उसके बाद क्या हुआ, ग्वालियर में स्मिथ और हीरोज दोनों की सम्मिलित सेना थी, और यहाँ पे लड़ाई हुआ, और ये इनकी मृत्यु हो गई जून 1858 को। ये भी पूछता है जून 1858 वाला, याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इस युद्ध में। ये बोलते सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन, तो वीर कुंवर सिंह एक जमींदार परिवार से थे, जमींदार थे, और इन्होंने आरा में वही विद्रोह किया। कई बार इन्होंने अंग्रेजों को हराया था, और आपको पता है कि हाथ पे गोली लग गया था तो काट के गंगा जी में बहा दिए थे। तो इनको हराने वाले कौन थे, इनको हराने वाले थे विलियम टेलर और एसेंट आयर। और एक चीज और भी है कि इनके भाई भी थे अमर सिंह, तो वो भी छापामार युद्ध में बहुत ज़्यादा निपुण थे, रोहतास में जा जाकर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये विख्यात रहे, और बहुत बार हराने का मतलब समझ सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके एग्जाम में हमेशा आता है। नेक्स्ट अगला बात करें अगर हम, अन्य विद्रोह कहाँ हुए, कौन कौन से, तो यहाँ पहला नाम देखते हैं इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, जिनको हराने वाले कौन थे, जनरल नील। फिर उसके बाद फैजाबाद अहमद उल्ला खान, और उसके बाद आपका यहाँ पर बरेली खान बहादुर खान। फिर उसके बाद आपका मंदसौर, फिरोज शाह, फिर असम,
तो कंदपेश्वर और मनीराम दत्ता। उसके बाद अगर आते हैं उड़ीसा तो सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। नेक्स्ट मथुरा देवी सिंह। नेक्स्ट मेरठ कदम सिंह, ये लोग थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, अहमदुल्ला खां, तो इसमें कहा जाता है ना कि इनाम रखा गया था इन पे बहुत ज्यादा, 50,000 का इनाम रखा गया इनको पकड़ने के लिए। अहमदुल्ला था ऐसी, तो आप देख लीजिएगा इसको। और फिर आते हैं नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं असफलता के कारण क्या थे। पहला, योग्य नेतृत्व का अभाव था। नेक्स्ट, यह विद्रोह असंगठित था, कोई था ही नहीं, बस चल दिए। और उसके बाद लाहौर, पेशवा, मुल्तान, ये सब अंग्रेज के साथ थे। मुंबई, मद्रास और अफगानिस्तान के जो शासक थे वो भी अंग्रेज के साथ थे। अब बताइए, इतने सब शासक, भारतीय शासक अंग्रेज के साथ देंगे तो फिर क्या होगा। ये सब अंग्रेज के साथ थे। साथ में एक चीज और भी है, शिक्षित वर्ग बोला हमको मतलब नहीं, हम हथियार चलाते हैं, हम तो पढ़ते हैं। तो शिक्षित वर्गों ने भी साथ नहीं दिया था। तो यही कारण था कि यह विद्रोह असफल हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर परिणाम। चलिए, परिणाम हुआ तो 1858 में एक अधिनियम आया, जिसको कहा जाता है कि भाई जो भारत अधिनियम, सरकार अधिनियम आया था, उसमें कंपनी को बोला गया तू व्यापार करना है करो, अब तोरा नियंत्रण अब तोरा हाथ में नहीं, वहां से छीन लिया गया। अब ब्रिटिश राज मुकुट के हाथ में दे दिया गया। अब ब्रिटिश डायरेक्ट भारत पे नियंत्रण करेगा, ना कि कंपनी करेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। उसके बाद भी और बहुत सारे फैसला लिए गए। गवर्नर जनरल, अब चूंकि कंपनी से थे तो गवर्नर जनरल, अब ब्रिटिश से हैं तो आप क्या कहलाएंगे, वायसराय। तो पहले वायसराय कौन कहलाए, कैनिंग। उसके बाद ये देखिए, गोद लेने वाला जो प्रथा था उसको अधिकार दे दिया गया। लड़ाई हुआ था, हो गया। उसके बाद तो खाना भैया भारतीयों को वहां नहीं रखा जा रहा था, सिर्फ अंग्रेज का रखा जा रहा था। भारतीय वाले तू यहाँ से दूर हो रहे, तो कब पता चला लूट लिए, बम डाल दिया, सीधे उड़ा दोगे, इसीलिए। और यहाँ पर एक चीज और भी है, जो अनुपात था ना आपका 5:1 का, यानी 2 लाख वाला और ये 45,000 वाला, उस अनुपात को घटा दिया गया। और यहाँ पर अनुपात कर दिया गया कौन सा, 2 और 1, यानी 2 भारतीय और 1 अंग्रेज। और ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा आया था, तो आप कहिएगा पिल आयोग। पिल आयोग के अंतर्गत ये फैसला लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हो जा। अभी भी देखिए एग्जाम में आपके क्या क्या आता है, जैसे कि कथन। अब कथन पूछता है, जैसे कि होम्स ने कहा था यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। दूसरा, टेलर साहब और आउटम ने कहा था हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। उसके बाद बेंजामिन ने कहा कि 1857 इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया, उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह बताया बेंजामिन जी ने। उसके बाद अशोक मेहता ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। मतलब सबका अपना कथन था कि क्या क्या कहे थे, ये भी आता है। बी.डी. सावरकर ने कहा कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। और उसके बाद S.N. सेन ने कहा इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता है, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना ही भी गलत होगा। देखिए, इसे राष्ट्रीय संग्राम भी नहीं कह सकते हैं और इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिक तक सीमित नहीं रहा। सैनिक में थे, राजा और जब सब कुछ शामिल थे, इसीलिए इसको सैनिक विद्रोह नहीं कहा गया, ना ही राष्ट्रीय। राष्ट्रीय होता है जिसका मतलब सब राजा लोग सब साथ देते, ऐसा बात भी कहा गया। तो यहाँ पे मजुमदार साहब ने कथन कहा, और ये कभी कभी मेंस में आ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना पहला राष्ट्रीय संग्राम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, और ना ही यह मतलब राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय इसलिए नहीं कि इसमें सभी लोग अपने मकसद से जुड़े हुए थे। जैसे अगर कोई को गोद लेने का प्रथा नहीं था, वो लगा बुरा तो वो कूद गए, लेकिन पूरा लोग तो कूदे नहीं, ना शिक्षित वर्ग के लोग कूदे। तो ये इस तरह से कह सकते हैं ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय नहीं था। ठीक है, तो ये आपका वीडियो रहा और आज के लिए मैं इतना ही बनाता हूँ। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं पूरा डिटेल में आपको दिया जाए। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो लाइक जरूर ठोकिएगा, और मैं कुछ दिन के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।